दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसने मार्केट को हिला कर रख दिया है। अडानी ग्रुप ने इसे भारत पर हमला बताया था, लेकिन सच तो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इस वक्त अच्छी हालत में है और सेंसेक्स भी ग्रो कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप को काफी लॉस हुआ है। अडानी ग्रुप इस वक्त 10,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की नेटवर्थ खो चुका है और अब गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी भी नहीं है और उनकी जगह हमारे जियो धनादन वाले मुकेश भाई ने फिर से ले लिए। लेकिन ये हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर करती क्या है, इसके फाउंडर नीथन एंडरसन कौन है और ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और क्या है हिंडनबर्ग ग्रुप से जुड़ी कंट्रोवर्सीज, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत नीथन एंडरसन ने की थी, जो कि पहले हैरी मार्कोपोलोस के साथ काम करते थे। ये वही मार्कोपोलोस हैं जिन्होंने बर्नी मैडॉफ की पोंजी स्कीम को एक्सपोज किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम थी जिसमें 6.5 हजार करोड़ डॉलर्स का फ्रॉड पकड़ा गया था। अपने मेंटोर के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नीथन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। हिंडनबर्ग नाम 1937 के हिंडनबर्ग डिजास्टर से लिया गया था, जब इसी के नाम का एक हवाई जहाज 1937 में ब्लास्ट हो गया था। इसे एक मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है क्योंकि इसे उस वक्त अवॉइड किया जा सकता था। एंडरसन भी अपनी कंपनी के बारे में यही कहते हैं कि वो इस तरह के बिजनेसेस को एक्सपोज करते हैं जिसमें क्लियरली कोई फ्रॉड चल रहा होता है और इसीलिए उन्होंने अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन को कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा है। लेकिन अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग का पहला टारगेट नहीं था। नेथन एंडरसन ने इससे पहले निकोला कॉर्पोरेशन को एक्सपोज किया है। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाती थी और इस वक्त इनकी वैल्यूएशन $30 बिलियन के आसपास थी। लेकिन एंडरसन ने अपनी रिसर्च में पाया कि निकोला ने अपने इन्वेस्टर से काफी झूठ बोले हैं। जैसे कि निकोला ने अपने एक ट्रक की वीडियो रिलीज की थी जिसे काफी तेज रफ्तार से ट्रैवल करते हुए दिखाया गया था, लेकिन एंडरसन ने एक्सपोज किया कि ये ट्रक इसलिए इतना तेज था क्योंकि एक डाउनहिल रोड पर चल रहा था। इसके साथ उन्होंने निकोला पर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में झूठ फैलाने के भी कई आरोप लगाए और निकोला के स्टॉक्स की वैल्यू फिर गिरती चली गई और आखिर में वो $30 बिलियन की वैल्यूएशन से 1.3 बिलियन पर आ गए। अडानी ग्रुप वो पहली इंडियन कंपनी भी नहीं है जिसे एंडरसन ने एक्सपोज किया हो। इससे पहले वो इरोस इंटरनेशनल का भी स्कैम एक्सपोज कर चुके हैं। 2017 में उन्होंने इरोस इंटरनेशनल PLC के स्टॉक्स के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। वैसे तो इरोस एक इंडियन कंपनी है जो मूवी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, लेकिन इरोस इंटरनेशनल PLC न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड करती है। इस रिपोर्ट के बाद इरोस ने हिंडनबर्ग ग्रुप पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, लेकिन इस केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया और इरोस इंटरनेशनल के स्टॉक्स 99% तक गिर गए। इसके अलावा एंडरसन और उनकी कंपनी ने कई बार टेस्ला और ट्विटर पर भी कई सारी बेट्स ली हैं, लेकिन वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होते। हिंडनबर्ग ग्रुप का सक्सेस रेट 75% है, जो कि काफी हाई है, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर नीथन एंडरसन ये सब करते क्यों हैं? क्या वो एक जर्नलिस्ट हैं जो इन सब स्कैम्स को एक्सपोज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हिंडनबर्ग ग्रुप कोई मीडिया या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो शॉर्ट सेलिंग के बिजनेस में है। शॉर्ट सेलिंग एक पूरी तरह से एक लीगल तरीका है मार्केट में ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को एक्सपोज करने का। इसमें होता यूं है कि ये कंपनी पहले ऐसे स्टॉक्स को ढूंढती है जिसकी वैल्यू उनकी असल कीमत से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर मार्केट में चल रही है। इसके बाद वो अपने क्लाइंट्स को इन स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए कहता है, यानी कि क्लाइंट्स इन स्टॉक्स को उनकी करंट कीमत पर बेच देते हैं, लेकिन वो उसी वक्त इन्हें नहीं बेचते, बल्कि स्टॉक्स कुछ वक्त बाद ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि 1 महीने बाद। अब अगर 1 महीने में इन स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है तो हिंडनबर्ग के क्लाइंट्स को फायदा होता है, क्योंकि इन्होंने जिस कीमत पर ये स्टॉक्स बेचे थे अब सामने वाली पार्टी को उसी कीमत पर वो स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं और फिर इसी में से हिंडनबर्ग ग्रुप को कमीशन मिलती है, जो कि उनकी कमाई होती है। कभी कभी शॉर्ट सेलिंग का दांव उल्टा भी पड़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि उस 1 महीने में उन स्टॉक्स की वैल्यू गिरने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाए और उनके क्लाइंट्स का लॉस हो जाए। इसलिए शॉर्ट सेलिंग को एक काफी हाई रिस्क गेम माना जाता है। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म द बिग शॉर्ट देखी है तो आप इस मेथड को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेथन एंडरसन का नाम आज से 1 साल पहले भी चर्चा में था, जब इन पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में कहा गया था कि वो मॉरिशस की कुछ कंपनीज पर रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं। अब हमें आज ये बात पता है कि ये रिसर्च अडानी ग्रुप पर की जा रही थी, क्योंकि उनकी कई सारी कंपनीज में मॉरिशस की शेल कंपनीज ने स्टेक खरीदा हुआ है। मॉरिशस में शेल कंपनीज बनाकर स्टेक्स खरीदने का अडानी का प्लान इसलिए भी था क्योंकि मॉरिशस एक टैक्स हेवन है, जिसके कारण वो काफी सारा टैक्स बचा लेते थे। हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर जारी की गई रिपोर्ट की माने तो गौतम अडानी ने बड़े भाई विनोद अडानी की मदद से लगातार अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया था
और आर्टिफिशियली उनकी वैल्यू को वो बढ़ा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को भी शॉर्ट कर दिया। अब उनकी ये बेट ठीक हो जाएगी या फिर उन्हें लॉस होगा, ये तो हमें कुछ ही हफ्तों में पता चल ही जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है, क्योंकि ना सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, बल्कि साथ ही अडानी ने अपना एफपीओ भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ हिंडनबर्ग ग्रुप को लेकर भी लोगों की राय भी बटी हुई है। कई लोग हिंडनबर्ग ग्रुप पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि वो लोग जो भी करते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। जब भी उन्हें दिखता है कि वो कहीं से पैसा बना सकते हैं, वो सिर्फ तभी अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं और उस कंपनी के स्टॉक्स को गिरा देते हैं। अब ये प्रैक्टिस सुनने में थोड़ी सी गलत तो लगती है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनीज का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो मार्केट के फॉल्ट्स को उजागर करती रहे और इससे पहले कि अचानक से लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, उससे पहले ही वो किसी फ्रॉड को एक्सपोज कर दे। हिंडनबर्ग 2017 से अभी तक ऐसी 16 कंपनीज के बारे में अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है और जैसा कि हमने बताया कि उनका सक्सेस रेट 75% है। हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट आने के बाद क्रेडिट स्विस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अडानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और एक तरह से इनकी वैल्यू मार्केट में जीरो हो गई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा है। अब शायद कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अब अडानी ग्रुप का क्या होगा। एलआईसी ने भी अडानी ग्रुप में काफी इन्वेस्ट किया हुआ है और गवर्नमेंट बैंक्स ने भी उन्हें 47,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है। तो क्या अब अडानी अगले विजय माल्या या नीरव मोदी बन जाएंगे? जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अडानी के पास पोर्ट समेत कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस हैं जो कि उनके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस बार जैसे बजट में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, उससे अडानी को भी बहुत फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ अभी तक अडानी ग्रुप ने अपनी किसी भी लोन पेमेंट पर कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसका मतलब है कि उनका लोन अभी के लिए तो उनके कंट्रोल में है, इसलिए शायद वो वैसे बर्बाद नहीं होंगे जिस तरह मीडिया में क्लेम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अडानी के पास अभी भी अपनी कंपनी के 75% शेयर्स हैं और उन्होंने 25% शेयर्स को ही मार्केट में ट्रेड किया हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि इन शेयर्स की वैल्यू नीचे तो गिरेगी, लेकिन एक पॉइंट तक ही ये नीचे जा सकते हैं, जिसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी और हो सकता है कि वापस से अडानी ग्रुप इस लॉस को रिकवर करने में लग जाए। अभी तक इंडियन रेगुलेटर्स की तरफ से भी अडानी ग्रुप पर कोई इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं की गई है और अगर इस रिपोर्ट के बाद कुछ एक्शन लिया जाता है तो फिर हमें ये पिक्चर थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है और ये रिपोर्ट एक तरह से बाकी बिजनेसेस के लिए भी एक बड़ी वार्निंग की तरह आई है। वैसे आप हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच की इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।